जय जयकारा जय जयकारा स्वामी देना साथ हमारा। जय जयकारा। नमस्कार साथियों, एक बार फिर शिवजी इंग्लिश क्लासेस शिकवाबाद आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। मैं परमेंद्र यादव आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा जो प्रेम और स्नेह आपने पहले वीडियो के दौरान हमें प्रदान किया। कोशिश करेंगे इस महामारी के दौर में हम घर बैठे आपको अंग्रेजी की कमजोरियों से अलग कर सकें। इसीलिए आज हम अगला एक नया टॉपिक लेके आए हैं, गारंटी के साथ सबको समझ में आएगा और ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका नाम है नरेशन। सबसे पहले तो इसके महत्व के बारे में जानते हैं। जैसे नरेशन है, देखिए इसकी वैल्यू क्या है, कितना महत्वपूर्ण है हमारे लिए ये। अगर एसएससी की बात करें, एसएससी सीपीयू, तो टायर 1 और टायर 2 दोनों में मिला के लगभग 20 से 30 अंक के नरेशन आते हैं, 20 से 30 अंक के। और एयरफोर्स, टेट, सीटेट और एकेडमिक एग्जामिनेशन जैसे 9th 10th 11th 12th, इनमें ये मिनिमम 2 नंबर का आता है। और अगर डिग्री की बात करें बीए, तो यहाँ पर ये टॉपिक 8 से 10 मार्क का है। तो आप जान ही गए होंगे कितना महत्वपूर्ण टॉपिक है ये सभी के लिए। और खासियत ये है, हमारी क्लास जो अटेंड करेंगे, यूट्यूब पर जो ऑनलाइन देख रहे हैं, जो हमसे बड़े हैं उनसे हम आशीर्वाद ही चाहेंगे। जो बड़े हैं उनसे हम आशीर्वाद ही चाहेंगे, जो छोटे हैं हम उम्र के, उनको बहुत सारा प्यार। देखते रहिए, देखते हैं इसमें आप लोगों से निवेदन हो रहा है, जब भी आप क्लास अटेंड करें तो कॉपी और कलम लेकर जरूर बैठे, ताकि जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक आया, कोई नई बात आपको सीखने और मिलती है तो तुरंत उसको नोट डाउन कर लें। ठीक है, हम आपको इसमें बेहतरीन ट्रिक के माध्यम से इस चैप्टर को इतना आसान बना देंगे कि जिंदगी में कभी दोबारा नरेशन भूलोगे ही नहीं आप। अगर देखते हैं और सभी लोगों को बताएं भी साथ साथ में चैनल के बारे में, और सब्सक्राइब करवाएं ताकि उनको अंग्रेजी घर बैठे पढ़ने के लिए मिल सके। पहली बात आती है नरेशन की। पहले तो ये देखिए, जो नरेशन होता है, नरेशन को पार्ट्स ऑफ स्पीच में किसके नाम से जाना जाता है? पहले के लिए गया कि नरेशन जो शब्द है वो शब्द नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब, मतलब इनमें से 8 भाग में से कौन है? तो पहली बात देखिए, जिस भी शब्द के साथ ION लगा होता है तो वो शब्द नाउन में आता है हमेशा। इसमें आता है नाउन में। तो कुल मिला के एक तरह से जो नरेशन है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में इसका नाम है नाउन। ठीक, अर्थ क्या होता है नरेशन का? अर्थ होता है कथन। अगर मीनिंग देखें, कि अगर पूछा जाए कि नरेशन का मीनिंग क्या होता है, तो नरेशन का मतलब होता है स्टेटमेंट। नरेशन का मतलब अंग्रेजी मीनिंग स्टेटमेंट, और स्टेटमेंट का मतलब होता है स्पीच। ठीक, तो
क्लेरिफाई हुआ। नरेशन, नरेशन को हिंदी में कहें तो कथन कह सकते हैं, इसको स्टेटमेंट भी बोलते हैं, और स्टेटमेंट को स्टेटमेंट का हिंदी अंग्रेजी में क्या है, स्पीच। ठीक है, ध्यान से पढ़ें, कोई दिक्कत हो तो कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचाएं ताकि हम उसके आपके माइंड को स्पेसिफाई कर सकें और आपकी समस्या को सुलझा सकें। देखते हैं, जो आगे देखते हैं। अब यहाँ आते हैं नरेशन कहते किसे हैं। तो देखो नरेशन है, ध्यान से सुनना, डेफिनेशन है इसकी, किसी व्यक्ति की कही हुई बात को, किसी व्यक्ति की कही हुई बात को किसी दूसरे व्यक्ति से कह देना नरेशन कहलाता है। ठीक, किसी व्यक्ति की कही हुई बात को किसी दूसरे व्यक्ति से कह देना नरेशन कहलाता है। सपोज कर लो, दो व्यक्ति बैठे हैं, आपस में बातें कर रहे हैं, तो उन बातों को किस नाम से जानेंगे हम, नरेशन के नाम से। ठीक है, मतलब जैसे एक व्यक्ति कोई बात कह रहा है, एक सुन रहा है, वो उसकी बातों को सुने और उसकी बातों को सुन के किसी और को बताते जाकर, तो ये चीजें क्या कहलाती हैं, नरेशन कहलाती हैं। ठीक, तो डेफिनेशन होगी इसकी, किसी की कही गई बात किसी दूसरे को बताना नरेशन कहलाता है। किसी की कही हुई बात को किसी दूसरे को बताना क्या कहलाता है, नरेशन। ऐसा समझ में, आगे बढ़ते हैं। एक बात और, जो नरेशन होता है वो डबल स्टेटमेंट होता है, सिंगल स्टेटमेंट नहीं होता है। सिंगल स्टेटमेंट मतलब जैसे मान लो हम कहें कि मैं खेलता हूँ, तो ये क्या है, सिंगल स्टेटमेंट है। सिंगल स्टेटमेंट टेंस हो सकता है, लेकिन सिंगल स्टेटमेंट नरेशन नहीं हो सकता। जैसे मान लो अगर कोई कहते हैं कि मैं खेलता हूँ, ये पूछा जाए क्या ये नरेशन है, तो इसको नरेशन कहेंगे क्या, नहीं कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, इसको टेंस बोल सकते हैं, नरेशन नहीं कह सकते, क्योंकि ये सिंगल स्टेटमेंट है। अगर ऐसे कहे कि वह कहता है, वह कहता है कि मैं खेलता हूँ, अब पूछा जाए कि ये टेंस है कि नरेशन है, तो अब इसको टेंस नहीं बोलेंगे, अब इसको क्या बोलेंगे, नरेशन, क्योंकि इसमें डबल स्टेटमेंट हो गए। वह कहता है एक स्टेटमेंट ये, मैं खेलता हूँ एक स्टेटमेंट ये, तो कुल मिला के डबल स्टेटमेंट होते हैं तभी नरेशन होता है। अगर सिंगल स्टेटमेंट है तो वो नरेशन नहीं है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। और दूसरी बात एक और इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण, कि नरेशन में हमेशा कम से कम दो लोग इन्वॉल्व रहेंगे। नरेशन में हमेशा कम से कम दो लोग इन्वॉल्व रहेंगे। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि अकेला व्यक्ति बैठ के बात कर ले। अगर अकेला व्यक्ति बैठ के बात करेगा, और जानते हो उसको क्या बोलते हैं, सेंट्रे बोलते हैं, सनकी। तो इसलिए नरेशन कभी भी सिंगल स्टेटमेंट नहीं होते, और कभी इसमें एक लोग स्टेटमेंट नहीं कर सकता है। कम से कम नरेशन में दो लोग इन्वॉल्व रहते हैं। ठीक, अब आते हैं नरेशन के प्रकार, टाइप्स ऑफ नरेशन। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ नरेशन। नरेशन के दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, नरेशन के दो प्रकार होते हैं। देयर आर टू काइंड्स ऑफ नरेशन। नरेशन के दो प्रकार होते हैं। पहला कौन सा है, डायरेक्ट नरेशन। दूसरा इनडायरेक्ट नरेशन। कुछ लोग इसको डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच भी बोल देते हैं, वो भी ठीक है, बात एक ही है। चाहे स्पीच को, क्योंकि हम पहले बता चुके हैं, स्पीच को स्टेटमेंट भी कह सकते हैं, स्टेटमेंट को नरेशन भी कह सकते हैं। यहाँ पे नरेशन का अर्थ होता है स्टेटमेंट, स्टेटमेंट का मतलब स्पीच। और इनसे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, वो तो अपनी अपनी जो भी आप जैसे भी आपको समझ में आए।
तो कुल मिला के नरेशन के कितने प्रकार हैं? 2, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। सब लोगों ने पढ़ा होगा, पुरानी चीज है ये। और ये ऐसी क्लास आपको देने जा रहे हैं जो अगर छोटा बच्चा बैठ जाएगा वो भी समझ लेगा, बड़ा बैठ जाएगा, नौजवान बैठ जाएगा वो भी समझ लेगा, अगर बुजुर्ग बैठ जाएगा उसके भी समझ में गारंटी के साथ पूरा आएगा। और आपको ऐसे ही अपना प्यार हमें देते रहिए ताकि हम आपके लिए और नए से नए और सरल भाषा में वीडियो ला सकें। आपके प्रोत्साहन से हमें एनर्जी मिलती है, तो उसको कायम करें, बनाए रखें और हमारी मुहिम में हमारा सहयोग करें ताकि इस महामारी के वक्त में भी सबको एजुकेशन आराम से घर बैठे मिल सके। देखते हैं आगे। अब इनके बारे में चलते हैं। तो पहला है डायरेक्ट नरेशन, इसका वर्णन करते हैं। ठीक है, डायरेक्ट नरेशन। सबसे पहले तो इसके अर्थ पर पहुंचे हिंदी अर्थ, क्योंकि हम लोग हिंदी भाषी क्षेत्रों के हैं तो हमें हर चीज में, हर भाषा को सीखने से पहले उसकी हिंदी की आवश्यकता पड़ती है। तो देखो, डायरेक्ट कहते हैं कि डायरेक्ट कर दिया ऐसा काम वैसा काम। तो डायरेक्ट का मतलब होता है सीधा सीधा, और शुद्ध भाषा में बोले तो प्रत्यक्ष। क्या बोलेंगे? प्रत्यक्ष। और नरेशन की आप जानते ही हो पहले से कथन, तो क्या बोलेंगे? डायरेक्ट नरेशन को प्रत्यक्ष कथन। तो प्रत्यक्ष बता चुके कि आमने सामने, ठीक, कहते हैं डायरेक्ट। चले ऐसे मान लो किसी से मिलना हो, किसी कुछ करना हो तो, या पूछना हो या कोई सूचना देनी हो तो कहते हैं कि जाके डायरेक्ट मिल लो। डायरेक्ट मतलब सीधे सीधे। तो यही इसमें प्रत्यक्ष कथन क्या है? इसमें देखो लेके चलते हैं डेफिनेशन की ओर। किसे कहते हैं डायरेक्ट नरेशन? तो डेफिनेशन है इसकी किसी वक्ता की। अब यहाँ पर दो बात समझना पहले, उसके बाद में बताते हैं। यहाँ पर दो शब्द आएंगे, वक्ता और श्रोता। वक्ता को अंग्रेजी बोलेंगे स्पीकर और श्रोता को ऑडियंस। श्रोता क्या बोलेंगे? ऑडियंस। क्योंकि ये शब्द बार बार आएंगे और जब आगे चलेंगे, जब अंग्रेजी में स्टेटमेंट लिखे जाएंगे, तब वक्ता को हम जानेंगे सब्जेक्ट के नाम से और श्रोता को ऑब्जेक्ट के नाम से। ठीक, वक्ता को क्या बोला करेंगे? सब्जेक्ट, और श्रोता क्या बोला करेंगे? ऑब्जेक्ट। तो वहाँ पर आप कंफ्यूज मत होना, कह रहे सब्जेक्ट कहाँ से है, सब्जेक्ट कौन है, कहाँ से आ गया, ऑब्जेक्ट कौन है, कहाँ से आ गया। अब पहले चल रहे थे वक्ता, श्रोता, स्पीकर, ऑडियंस। अब ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो यही पे क्लियरफाई कर रहे हैं अभी कि जो वक्ता है, वक्ता का मतलब बोलने वाला। ठीक, वक्ता मतलब बोलने वाला, और जो बोलने वाला व्यक्ति होगा उसको हम अंग्रेजी में किसके नाम से जानेंगे? नरेशन में सब्जेक्ट के नाम से। ठीक, वक्ता को नरेशन में किसके नाम से जानेंगे? सब्जेक्ट के नाम से। और जो श्रोता है, ऑडियंस, उसको हम नरेशन में किसके नाम से जानेंगे? ऑब्जेक्ट के नाम से। ठीक, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम? तो अब यहाँ आते देखो डेफिनेशन चल रही थी, डेफिनेशन। तो यहाँ पे देखो इसकी डेफिनेशन है, किसी वक्ता के कथन को, किसी वक्ता के कथन को उसी के शब्दों में लिखना ही डायरेक्ट नरेशन कहलाता है। किसी वक्ता मतलब स्पीकर के कथन को उसी के शब्दों में लिखना या बताना ही डायरेक्ट नरेशन कहलाता है। ठीक है, किसी वक्ता के शब्दों को उसी के शब्दों में लिखना या बताना ही डायरेक्ट नरेशन कहलाता है। अगर डेफिनेशन अंग्रेजी मिले तो ये होगी, व्हेन वी टेक द एग्जैक्ट वर्ड ऑफ स्पीकर, व्हेन वी टेक द एग्जैक्ट वर्ड ऑफ ए स्पीकर देन इट्स कॉल्ड डायरेक्ट नरेशन। जब हम वक्ता के कथन को या वक्ता के शब्दों को जैसा का तैसा ले लेते हैं तब डायरेक्ट नरेशन होता है। ठीक है, समझे?
यहाँ पे क्या कहा गया, किसी वक्ता के कथन को उसी के शब्दों में लिखना ही डायरेक्ट नरेशन कहलाता है। जैसे मान लो, सपोज कर लो, कोई व्यक्ति है, राम, ठीक, और एक व्यक्ति है श्याम। राम और श्याम बात कर रहे हैं, तो जब बात करेंगे तो पीछे में वर्ब आएगी, तो राम मान लो हम कर देते हैं सेड टू श्याम, इनवर्टेड कोमा, यू आर माई डियर फ्रेंड। देखो यहाँ पर दो लोग बात कर रहे हैं, एक व्यक्ति राम है, एक व्यक्ति श्याम है, दो लोग बात कर रहे हैं। राम से टू श्याम, राम ने श्याम से कहा, तो यहाँ पर कौन बोल रहा है, राम बोल रहा है कि नहीं, तो राम कौन हो गया, वक्ता हो गया, और नरेशन में बोले तो सब्जेक्ट हो गया, ठीक। सेड टू कहा श्याम से, तो श्याम कौन हो गया, ऑडियंस, श्रोता, जिसको ऑब्जेक्ट के नाम से जानेंगे, क्योंकि राम बोल रहा है तो बोलने वाला व्यक्ति सब्जेक्ट बताया था हमने, बोलने वाला व्यक्ति वक्ता, वक्ता को बोलेंगे सब्जेक्ट, सुनने वाला व्यक्ति ऑडियंस मतलब श्रोता, और उसको नरेशन में बोलेंगे ऑब्जेक्ट। यू आर माई डियर फ्रेंड, तुम मेरे सबसे अच्छे मित्र हो, तुम मेरे सबसे अच्छे मित्र हो, ये बात बोली गई है, दोनों लोगों में बात हुई है। बात क्या हुई है, बात जो हुई है वो कहाँ लिखी है, जरा कर क्या लिखी है, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, तुम मेरे सबसे अच्छे मित्र हो। और तुम मेरे सबसे अच्छे मित्र हो, ये बात किसने बोली है, राम ने। किसने कही है, श्याम से। राम ने क्या कहा कि तुम मेरे सबसे अच्छे मित्र हो, तो हमने भी क्या लिख दिया है, तुम मेरे सबसे अच्छे मित्र हो। तो मतलब राम ने जैसी बात कही है वैसे लिख दिया, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया है। ये तो परिभाषा थी, किसी वक्ता के कथन को उसी के शब्दों में लिखना बताना ही डायरेक्ट नरेशन कहलाता है। तो राम ने क्या कही थी, तुम मेरे सबसे अच्छे मित्र हो, तो वही हमने यहाँ लिख दिया, तो क्या हो गया, ये डायरेक्ट नरेशन हो गया, ठीक। अगर किसी वक्ता के शब्द जैसे कि तैसे लिखे जाएंगे तो क्या कहलाएगा, वो डायरेक्ट नरेशन, ठीक है। तो देखो अब आगे चलते हैं, तो इसमें थोड़ी एक चीज और है बहुत महत्वपूर्ण। सबसे यहाँ पर ज़्यादातर गलती करते हैं इनवर्टेड कोमा में। एक तो कोमा सब लोग जानते लगाना, इनवर्टेड कोमा ये ऊपर क्यों लगाया जाता है, इनका संकेत है कि आगे 66 टाइप बनते हैं, पीछे 99 टाइप बनते हैं, ऐसे लगाया जाता है। इसको बोलते हैं इनवर्टेड कोमा, इनवर्टेड कोमास, ठीक। कोमास क्या बोलते हैं, क्योंकि एक कोमा होता था तो कोमा बोला जाता है, अब ये डबल है तो इसलिए क्या बोला जाता है, कोमास। हिंदी अर्थ क्या है इसका, उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, इसका ये हिंदी अर्थ है, ठीक। यहाँ तक नोट डाउन कर लो, जो अगर कोई करना चाहते हैं तो। अगर कोई समझने में दिक्कत आ रही हो तो हमें कमेंट्स के माध्यम से सूचित अवश्य करें, और अपने जो भी दोस्त मित्र वगैरह हों उनको भी बताएं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ सकें। ये केवल हाई स्कूल इंटर 9th या BA के लिए ही नहीं है, ये कॉम्पिटिशन एग्जाम जो लोग बच्चे देते हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। आप बता चुके पहले ही कि इसका सोर्स लगभग 30 मार्क्स तक है, और UPSC में ये 5 नंबर तक आता है। UPSC सब लोग जानते होंगे, UPSC ISPCS निकलते बनते हैं इससे, तो उसमें भी ये 5 नंबर का आता है, 5 मार्क्स। तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको इग्नोर न करें। आगे बढ़ते हैं। डायरेक्ट नरेशन जो होता है इसके भाग होते हैं 2 टाइप्स। इसके कितने टाइप हैं, 2। कौन कौन से टाइप हैं, देखो पहला है रिपोर्टिंग, रिपोर्टेड वर्ब। दूसरा है रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड वर्ब और रिपोर्टेड
स्पीच। रिपोर्टेड वर्ब को शॉर्ट में क्या करेंगे, आरबी, ध्यान रखना, और रिपोर्टेड स्पीच को आरएस। बहुत से लोग इनको रिपोर्टिंग या रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टिंग स्पीच बोलते हैं, तो सही वो भी है, वर्ब है, ये सेकंड फॉर्म है, और वो पार्टिसिपल फॉर्म हो जाते हैं, लेकिन उनका हिंदी भी नहीं एक ही है। सबने आपको ये चीज़ बताई होगी, ये कोई हम नहीं बता रहे हैं, लेकिन इसमें अब जो नई बात बताने जा रहे हैं उसको गौर करना उस पर। इसका अर्थ क्या होता है, रिपोर्टेड वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच का। रिपोर्टेड, इसको अलग करके देखें, क्या होगा, रिपोर्ट, इससे तो बना है रिपोर्टिंग या रिपोर्टेड। रिपोर्ट, रिपोर्ट मान क्या होता है, सूचना। तो अगर हम यहाँ पर इनका अर्थ निकालेंगे क्या हो सकता है, सूचना देने वाली क्रिया या सूचित की गई क्रिया या फिर सूचित क्रिया। इसी तरह इसी प्रकार इसी का होगा सूचित किया गया कथन या सूचित कथन, दोनों के हिंदी अर्थ हैं। अब इनकी डेफिनेशन क्या है, हमें ये कैसे मालूम पड़ेगा कौन सी आरबी है कौन सा आरएस है, तो इसके लिए थोड़ा ध्यान देना, बड़ी टेक्निकल चीज़ है ये, इसमें कोई ऐसा नहीं बहुत बड़ी तुम्हें परिभाषा याद करनी पड़े, बहुत संघर्ष करना पड़े, बहुत नॉर्मल सी बात है जो हमें केवल याद रखनी है, ये लिखने वाली चीज़ नहीं है, लेकिन चाहें तो कोई बच्चे लिख भी सकते हैं इसको। रिपोर्टेड वर्ब होती क्या है, रिपोर्टेड वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। देखो रिपोर्टेड वर्ब जो होती है ये होता है, क्योंकि देखो ये दोनों वाक्य किसके हैं, डायरेक्ट नरेशन के, तो रिपोर्टेड वर्ब या रिपोर्टेड स्पीच दोनों इसी के अंदर तो होंगे, क्योंकि जब इससे उत्पन्न हुए हैं तो निश्चित है कि इसके, अरे सपोज कर लो एक बाप के दो बेटे हैं, तो उनको जो संपत्ति हेरिटेज में मिलेगी, विरासत में मिलेगी, वो किसकी मिलेगी, अपने पिता की मिलेगी, उसी में डबल हिस्से होंगे। तो उसी प्रकार यहाँ पर है, क्योंकि ये इन दोनों को, ये दोनों यहाँ से उत्पन्न हुए, तो निश्चित है कि इनका जो हिस्सा होगा वो अपने बाप की प्रॉपर्टी में तो होगा, दूसरे की तो लेगा नहीं। तो अब ये कौन है, अब इसके बाप की, जैसे मान लो नरेशन की प्रॉपर्टी यही तो है, इतनी संपत्ति इसके पिताजी की है, तो दोनों हिस्से, इसमें दो हिस्से होंगे। और दो हिस्से कैसे होंगे, देखो तो यहाँ पर ऐसा दिया गया है, रिपोर्टेड वर्ब आरबी, मतलब जो भाग कोमा इन्वर्टेड कोमा के बाहर लिखा हो, ठीक है, कोमा इन्वर्टेड कोमा के बाहर, और ये कोमा इन्वर्टेड कोमास के अंदर, ठीक है। इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो भाग लिखा है वो आरएस होता है, इन्वर्टेड कोमा के बाहर जो लिखा है वो आरबी। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये कौन सा, अगर पूछा जाएगा तो पूछेंगे बताओ ये कौन सा भाग है, तो क्या बताएंगे, आरएस। क्यों बताएंगे, क्योंकि इन्वर्टेड कोमास के अंदर ये भाग लिखा हुआ है, बाहर कौन सा लिखा हुआ है, राउंड सेट टू, ये जो भाग है राउंड सेट टू श्याम, ये कौन सा है, आरबी। सीधा सा लॉजिक है, जो इन्वर्टेड कोमा के बाहर लिखा हो भाग वो आर वी, और जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिखा हो वो आर एस। अगर इसको उल्टा कर दें हम, ये वाला भाग आगे लिख दें, ये वाला भाग पीछे लिख दें, तब ऐसा नहीं है कि जो आगे आए वही आगे होता है, ऐसा कुछ नहीं है। जिस पर ये मार्क लगे होंगे, चिन्ह लगा होगा इन्वर्टेड कोमास का, तो वही क्या होगा आपका वही होगा जिस पर चल रहा होगा वो आर एस होगा, और जो इन्वर्टेड कोमा के बाहर होगा वो आर बी होगा। सीधा सा लॉजिक है ये। और इसको लिखने का तरीका और ध्यान रखें, जैसे ये डायग्रेशन लिखते हैं तब बहुत से बच्चे यहाँ पे चिन्ह देखो ऐसे इन्वर्टेड कोमा बंद किया तो उन्होंने ऐसे कर दिया, चिन्ह बाहर लगा देते हैं, ये सबसे बड़ी ब्लंडर है, बहुत बड़ी ब्लंडर, भूल है ये, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, ठीक है। जो चिन्ह हैं चाहे ये थोड़ा पीछे हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन चिन्ह हमेशा उसके साथ ही रहना चाहिए, सेंटेंस खत्म होते वक्त तुरंत। सीधा सा लॉजिक है। अपने घर में हम रहते हैं, चाहे कोट पहन के रहे, शर्ट पहन के रहे, चाहे कुछ कपड़े पहने कुछ ना पहने, कोई फर्क नहीं पड़ता है। वैसे यहाँ पर है, अभी घर के अंदर है, चिन्ह कहाँ रहेगा, बाहर में। या क्वेश्चन लगा देते हैं तो बहुत लगा देते हैं, पीछे रह जाकर, वो नहीं है, ये चीज़ गलत है। आप कहाँ रखें इसको, सेंटेंस के तुरंत बाद। यहाँ तक दिक्कत कोई, नोट डाउन करना चाहें वो कर सकते हैं।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला दूसरा भाग है इनडायरेक्ट नरेशन। अप्रत्यक्ष कथन। अप्रत्यक्ष अमान्य नहीं है, प्रत्यक्ष माने सामने, मतलब जो बातें सामने न हो, सामने नहीं होगी तो कैसे होगी, फिर पीछे होगी। तो ऐसी स्थिति में वो कथन कौन सा कहलाएगा, इनडायरेक्ट नरेशन। तो उसकी परिभाषा देखते हैं कि जब किसी वक्ता के कथन को अपने किसी वक्ता के कथन को अपने शब्दों में व्यक्त किया जाता है। कोई व्यक्ति है, कुछ बात कहता है, उसके शब्दों में लेके आप अपने शब्दों में एक्सप्लेन जब करेंगे उसकी बातों को, तब ऐसी स्थिति में वो इनडायरेक्ट नरेशन होगा। ठीक है, कोई वक्ता है, उसने कुछ बातें कही है, तो उसकी बातों को आप सुनिए, और आप सुनने के बाद उसको एक्सप्लेन जब करें तब अपने शब्दों में करेंगे। तो ऐसी सिचुएशन में वो नरेशन क्या कहलाएगा, इनडायरेक्ट नरेशन। मतलब परिभाषा देखने, जब किसी वक्ता के कथन को अपने शब्दों में व्यक्त किया जाए तब इनडायरेक्ट नरेशन होता है। ठीक है, बैक बाइट सुनिए आपने, बैक बाइट चुगली। चुगली का मतलब क्या होता है, अब तो जरूर नहीं है लड़की हो, लड़के भी ऐसा काम करते हैं। कुछ बात किसी की सुन के दूसरे को बता दी जाकर, बड़ा चढ़ाकर, तो वो क्या हो गया, चुगली हो गई। बैक बाइट मतलब किसी की बात को उसके पीठ पीछे किसी दूसरे को बताना, क्या होता है, बैक बाइट होता है। वैसे ही कंडीशन लगभग इनडायरेक्ट नरेशन की है। कोई वक्ता कुछ बात कहेगा, उसके शब्दों को हम सुनेंगे और जाकर किसी दूसरी जगह पर एक्सप्लेन करेंगे, वो भी अपने शब्दों में। तो इसलिए क्या होता है, इनडायरेक्ट नरेशन। जैसे मान लो हमने अगर सेंटेंस ऊपर लिया था, राम सेड टू श्याम, तो यहाँ पे हो जाएगा राम टोल्ड श्याम that he was his best friend. He was his best friend. राम ने श्याम से कहा था कि वह मेरा अच्छा मित्र था। तो यहाँ पे हमने राम और श्याम को जैसे मान लो, राम और जो श्याम है, इन्होंने बात की, तीसरे आदमी ने किसी ने सुनी जाकर, थर्ड पार्टी ने बात सुनी और वो किसी दूसरे को बताई जाकर। ठीक है, राम और श्याम की बातें हुई, सुन ली, और जाकर फिर किसी दूसरे को बताया कि वो तुम्हारे बारे में ऐसा ऐसा बोल रहा था। तो इसलिए ये कौन सा होगा, इनडायरेक्ट नरेशन। अंग्रेजी परिभाषा देखते हैं, when we do not take when we explain the statement of a speaker in our own words, जब हम किसी वक्ता के कथन का अपने शब्दों में वर्णन करते हैं तब क्या कहलाता है, इनडायरेक्ट नरेशन। समझ आई गई बात। ठीक है, राम और श्याम ने बात की, तीसरे ने सुनी, जाकर अगले से बोल दी, क्या होगा, इनडायरेक्ट नरेशन। ये जो घटनाक्रम है सब क्या कहलाएगा, इनडायरेक्ट नरेशन। अब आते हैं, देखो इनडायरेक्ट नरेशन में कोई भाग नहीं होते। जैसे डायरेक्ट नरेशन के दो थे, रिपोर्टेड वर्ब, रिपोर्ट स्पीच, लेकिन इसके कोई भाग नहीं होते, ये अपने आप में अकेला है। अब चलते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना।
तो देखो बहुत ही बिल्कुल अलग तरीका से बताएंगे आपको आगे। जैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए डायरेक्ट से इनडायरेक्ट किन किन परिस्थितियों में बन जाता है, ठीक है, मतलब सेंटेंस। क्योंकि जो कथन होगा, अगर कथन होगा, स्टेटमेंट होगा तभी तो नरेशन बनेगा। तो स्टेटमेंट कौन कौन टाइप का होना चाहिए कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बन जाए या इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बन जाए। तो देखो डायरेक्ट से जो इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट 5 प्रकार के सेंटेंस ही बनता है, सेंटेंस, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात आगे बता देते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये टेंस। ये टॉपिक हम कराया नहीं, कराएंगे, बहुत डिटेल अच्छी होता है गारंटी के साथ, आपके माइंड में घुस जाएगा, सबको भूल जाओगे आप। टेंस और सेंटेंस, इन दोनों में अंतर क्या होता है? चीज़ें एक ही होती हैं, लिखे भी एक से ही आते हैं, लेकिन उनका अर्थ क्या है? जैसे मालूम लिखते हैं राम ईट्स द फूड, ये वाक्य लिख दिया मैंने, स्टेटमेंट लिख दिया है ये। अब इसमें पूछे कि बताओ टेंस कौन सा है, तो टेंस वो हम बताएंगे तो ये देखेंगे कि क्रिया क्या हो रही है, मतलब क्रिया को देखकर, वर्ब को देखकर हम टेंस का निर्धारण कर देते हैं। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐसे लगी है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ठीक। अब इसको ये कहें सेंटेंस कौन सा है, तो सेंटेंस कैसे देंगे? सेंटेंस के लिए वर्ब नहीं दी जाती है, सेंटेंस के लिए पूरा क्रम दिखाया जाता है, शब्द जो है वो किस क्रम में सजाए गए हैं, मतलब स्ट्रक्चर। पहले राम ईट्स खाता है, द फूड खाना, तो यहाँ पे क्रिया कौन कर रहा है? राम। वर्ब जो वर्ब काम कौन कर रहा है? राम। मतलब राम कौन है? सब्जेक्ट। पहले सब्जेक्ट है, फिर वर्ब है, उसके बाद ऑब्जेक्ट है। मतलब अगर पहले कर्ता लिखा हो, फिर क्रिया लिखा हो, फिर कर्म लिखा हो, तो ऐसी स्थिति में एक ही सेंटेंस बनता है, इसका नाम है असर्टिव। इसको सेंटेंस बोलेंगे तो असर्टिव बोलेंगे, टेंस बोलेंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट बोलेंगे। क्यों बोलेंगे जानते हो आप? क्योंकि टेंस वर्ब देख के पहचाना जाता है और सेंटेंस उसकी स्ट्रक्चर देखकर। तो टेंस और सेंटेंस में ये अंतर है कि जो टेंस होता है वो एक तरह से जो कार्य हो रहा है उसका समय बताता है। टेंस क्या बताता है? समय, कार्य के समय में हो रहा है। और सेंटेंस क्या बताता है कि जो शब्द रचना है वो किस टाइप में है, मतलब स्ट्रक्चर। टेंस बताता है समय और सेंटेंस बताता है स्ट्रक्चर, संरचना, रूप, उसका आकार, ठीक है। तो यहाँ पर आगे बोलते हैं सेंटेंस की। टेंस तो कोई हो सकता है, सेंटेंस भी कोई हो सकता है। तो देखो सेंटेंस को कितने? 5 हैं। पहला असर्टिव, असर्टिव सेंटेंस, साधारण वाक्य बोलते हैं इसको हिंदी में। दूसरा इंटरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक। थर्ड है इम्परेटिव, आज्ञा सूचक। फोर्थ है एक्सक्लेमेटरी, विस्मयबोधक। पांचवा है ऑप्टेटिव, इच्छा सूचक। ये कुल 5 टाइप के सेंटेंस के, इससे ज़्यादा सेंटेंस कोई है नहीं। कुल मतलब टोटल अपनी जो ग्रामर में है वो 5 ही टाइप के सेंटेंस का वर्णन है। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जो होता है, जो 5 तरह सेंटेंस होते हैं, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव, मतलब 5 में से कोई सा भी टाइप हो सकता है। कहाँ पर? आरएस के कथन में। सेंटेंस कहाँ पर देखे जाएंगे? ध्यान रखना सर, तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। सेंटेंस कहाँ पर देखे जाएंगे? आरएस के कथन में। आरबी वाले से मतलब नहीं है, चाहे असर्टिव हो, चाहे इंट्रोगेटिव, चाहे इम्परेटिव, चाहे एक्सक्लेमेटरी, चाहे ऑप्टेटिव, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है कहाँ पर? आरएस वाले से, क्योंकि उसी के हिसाब से जो रूल्स होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस, वो अप्लाई होंगे डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में। तो ध्यान रखना, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो आरएस के कथन का हमें, जो आरएस होगा इन्वाइट होंगे अंदर वाला भाग, तो वहाँ पर हमें ये क्लियर करना है कि सेंटेंस किस टाइप का दिया है, उस टाइप के हिसाब से ही जो रूल्स होंगे वो अप्लाई होंगे। ठीक है, नोट डाउन करना चाहते हैं तो कर लें तुरंत। आगे आता है इसके
देखो इतनी बात हुई, बेसिक चीज़ है, ये बेसिक चल रहा है अभी, नियम शुरू नहीं हुए, रूल शुरू होंगे तो गारंटी के साथ एक एक शब्द समझ में आएगा। और अभी हो सकता है भी रहा हो, बिल्कुल आएगा। आपको जरूरत नहीं पड़ेगी किसी भी बुक को देखने की, बुक में ऐसा नहीं है तो उसको बुक पढ़ना बंद कर दो, यहाँ पर देखिए क्लास 10 की ये शिवजी इंग्लिश क्लासेस की गारंटी के साथ ऐसे टॉपिक हो जाएंगे कि आप जिंदगी भर नहीं भूलोगे, सोते वक्त ही बता दोगे उनको, बस विश्वास रखिए। अब है रूल्स ऑफ डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। ये नियम तो ऐसे बताएंगे कि आपको जिंदगी में दोबारा आपको पकड़ने की जरूरत पड़ेगी नहीं, और हमारे अलावा किसी की क्लास अगर अटेंड करोगे तो उसमें आपको आनंद ही नहीं आएगा गारंटी के साथ। तो अब ये जो रूल्स हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के बड़े ट्रिकी वे में बताएंगे आपको, ऐसे बताएंगे कभी नहीं भूलोगे। उसमें बढ़िया बढ़िया लॉजिक और कॉन्सेप्ट है उसमें, जो आपको बुक में किसी भी बुक में देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन वीडियो काफ़ी लंबा होने जा रहा है, क्षमा चाहेंगे हम। इसके आगे जो भी मटेरियल कराएंगे रूल्स वगैरह, उसको उस क्लास को आप बड़े ध्यान से और आवश्यक रूप से देखें, ताकि आपकी जो कमजोरी नरेशन में गारंटी से बिल्कुल हो जाएगी, जिंदगी में कभी दोबारा भूलोगे नहीं डायरेक्ट नरेशन या इनडायरेक्ट नरेशन। और साथ साथ आपके मित्र दोस्त और सहयोगी साथी जो भी हैं उन सबको बताइए, अपने चैनल को के बारे में बताइए, ताकि वो भी उनसे जुड़ सकें और एजुकेशन में घर बैठे आनंद और लाभ ले सकें। धन्यवाद आप सभी का। मैं परमेंद्र यादव आपसे आग्रह करता हूं कि आप अगले आने वाले वीडियो के लिए भी अटेंटिव रहिए, बड़ा मजेदार आने वाला है टॉपिक है, और यहाँ तक ये चला है तो इसमें भी आपका प्रेम और सहयोग की बहुत सख्त जरूरत है, सपोर्ट करिए। ठीक, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।